नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क में करगिल युद्ध के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। युवाओं को और करगिल युद्ध के इन वीरों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वीर सैनिकों की पेंशन को 8,000 से बढ़ाकर 10,000 किया गया है, जिससे 800 परिवार लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने वीर शहीद सैनिकों के परिजनों के लिए भी घोषणाएं की हैं। तो सीएम ने को लेकर हमने सभी जिलाधिकारियों को, सभी जिले के आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट रहने को कह दिया। ग्रेड पे का जो प्रकरण है उस पर जब से मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, सबसे पहले कोई मामला हम लोगों ने बिना किसी कहे, पुलिस के जो हमारे जवान हैं उनके बिना किसी कहे, क्योंकि शपथ लेने के सीधे जो हमारी पहली कैबिनेट हुई थी 2 घंटे के अंदर, उस कैबिनेट में हमने उसकी मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई है और उप समिति जो है उस पर काम कर रही है। बहुत जल्दी जो है वो रिपोर्ट देगी। हम लोग उस पर रास्ता निकालने के लिए स्वयं आगे आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस के जवान भी हमारे भाई हैं, उनको भी हमारी भावना को समझना चाहिए। शौर्य दिवस के मौके पर आज कोटद्वार सैनिक विश्राम गृह में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने ऊर्जा मंत्री से सैनिकों में ऊर्जा भरने के लिए कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय बनाने की मांग की है। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप भी पुष्पहार। तो आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर सैनिकों को याद किया गया। हरक सिंह रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उनके सामने पूर्व सैनिकों ने केंद्रीय विद्यालय बनाने की मांग की। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप भी पुष्पहार। तो ये तस्वीरें कोटद्वार से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरक सिंह रावत ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने केंद्रीय विद्यालय की मांग उनके सामने रखी है। आज करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को नमन किया जा रहा है। हर वर्ष 26 जुलाई को करगिल शौर्य दिवस मनाया जाता है। सैनिक बाहुल्य सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में करगिल शौर्य दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर करगिल में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शौर्य दिवस पर शहीदों के परिजनों समेत जिला प्रशासन और भारतीय सेना से जुड़े लोग शामिल हुए। पुलिस के जवानों ने शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, तो वहीं सैन्य अफसरों ने शहीदों के चित्रों पर चक्र व फूलमाला चढ़ाई। पूरे देश के साथ साथ ऊधम सिंह नगर जिले में आज करगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस के रूप में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया है। रुद्रपुर स्थित पुलिस लाइन में आज शहीद स्मारक जिलाधिकारी और विधायक समेत अन्य लोगों ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जिले के सैनिक हवलदार पदम राम और राइफलमैन अमित नेगी के तस्वीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए। उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव के बाद प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आज विधानसभा भवन में जाकर कार्यभार उन्होंने संभाल लिया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता समेत विधायक मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 2022 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी की मसूरी मंडल की कार्य समिति की बैठक का कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजीव सैनी और मसूरी प्रभारी संजीव व्यास द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया।
मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल की ओर से कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं का फूल मालाएं और शॉल भेंटकर स्वागत किया गया। इस मौके पर आगामी 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। पहाड़ की रानी मसूरी में सावन का पहला सोमवार श्रद्धालुओं ने घरों और मंदिरों में शिव आराधना करके परिवार के सुख शांति की कामना करते हुए मनाया। मंदिरों में जलाभिषेक के लिए कम संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन का पालन करवाते हुए प्रवेश किया गया। पहले सोमवार को मसूरी के सभी मंदिरों में रुद्राभिषेक किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। इसके अलावा शहर में मंदिर में श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया। तो मंदिरों में भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की है। हालांकि मंदिरों में भक्त कम नजर आए। श्रद्धालुओं ने घर पर ही भगवान भोले का रुद्राभिषेक किया, पूजन पाठ किया। आज सावन का पहला सोमवार है। हरिद्वार के प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की वो ससुराल है। मान्यता है कि भगवान शिव पूरे सावन के माह इसी मंदिर में विराजमान रहकर भक्तों का कल्याण करते हैं। मंदिर में सावन के पहले सोमवार का जायजा दिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने। आज सावन का पहला सोमवार है। इस समय हम मौजूद हैं हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर पे। देख सकते हैं कि हालांकि इस बार का जो नज़ारा है थोड़ा अलग है, क्योंकि कोविड काल में ये सावन का सोमवार पड़ा है, तो भक्तों की भीड़ थोड़ी कम है। लेकिन सुबह से ही भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर का नज़ारा। हालांकि काफ़ी संख्या में स्थानीय ही लोग भक्त हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कौम इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो यात्रा है उसे कांवड़ यात्रा को प्रशासन ने स्थगित किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस समय हम मंदिर का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग सुबह से पहुँचे हैं और दक्षेश्वर महादेव की पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। और उसके साथ ही आप ये मंदिर परिसर है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी जो भक्त हैं वो लाइनों से लगकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर राजाध्यक्ष की ससुराल है और जो मान्यता है उसके अनुसार जो भगवान शिव हैं यहाँ पर पूरे सावन के माह विराजमान रहते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। और मान्यता के हिसाब कल सावन का पहला दिन था और परसों ही भगवान शिव यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। ये सामने मंदिर का गर्भगृह है और उधर से जब मंदिर में एंट्री करते हैं तो लोग आते हैं और अपने लाइन के साथ आके यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। तो सुबह से जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। और सावन का पहला सोमवार है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। आज के दिन जाके जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। आज सावन के पहले सोमवार के मौके पर राजधानी देहरादून के शिवालयों में लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रखा। श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक करते हुए नजर आए। सावन के सोमवार के मौके पर जलाभिषेक करने का काफी महत्व होता है, तो वहीं कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। शिवालयों में लगातार श्रद्धालु पहुंचते हुए नजर आए। सभी श्रद्धालुओं को भी गाइडलाइन का पालन करते हुए वो नजर आए। फिलहाल जिस तरह से पहले सावन के मौके पर मंदिरों में भीड़ होती थी उस तरह की भीड़ इस बार नहीं है। ऐसे ही रहो। बात हरिद्वार की, जहां पर ट्रेन से आए 6 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए। अहमदाबाद मेल से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर यात्री पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पर जांच में पुष्टि हुई। जीआरपी ने 108 सेवा के द्वारा कोविड सेंटर इनको भेज दिया। गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आए थे यात्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से ट्रेन से आए 6 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अहमदाबाद मेल से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर यात्री पहुंचे थे। जब
रेलवे स्टेशन पर जांच हुई तो इस बात की पुष्टि हुई कि ये कोविड पॉजिटिव हैं। इसके साथ ही जीआरपी ने 108 सेवा के द्वारा इन लोगों को कोविड सेंटर भेज दिया। गंगा स्नान के लिए हरिद्वार ये 6 यात्री आए थे जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 4 महीने के अंदर सभी प्रदेशवासियों के टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है, जिसको पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। तो वहीं वजह है कि राजधानी देहरादून की बात करें, सीएमओ डॉक्टर उप्रेती का ये कहना है कि अभी तक देहरादून जनपद में 11 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसमें से 3.5 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। तो वहीं आप आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण शुरू करने की तैयारी चल रही है, जिसे आगामी 2 से 3 दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, टीकाकरण जो है पूरे हमारे ज़िले में चल रहा है और इसमें लगभग हम लोगों ने करीब लगभग 11 लाख लोगों को इसमें कवर कर लिया है। लेकिन इसमें से जो लगभग 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कि हमने पूर्णतया दोनों डोज जो हैं कवर कर लिए हैं। बाकी जो है वो अभी सिर्फ 1 डोज उनको लग पाई है। तो अब इसमें यह है कि हमारे पास जो वैक्सीन है उसकी सप्लाई जो है वो बहुत हल्की है और इतना बड़ा ज़िला होने के बाद भी जो हमको वैक्सीन मिल रही है उसका अमाउंट कम। उत्तराखंड में अगले 5 दिन मौसम को लेकर उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। 26 और 27 को जहां रेड अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं 28, 29, 30 तारीख को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि पहाड़ों में भारी बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़कें बाधित होने की दिक्कतें हो सकती हैं। निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को बरसाती नदियों से सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले स्थानों पर जलभराव की दिक्कतें हो सकती हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 26 जुलाई हो गई है, तो 26 से लेकर 30 तारीख तक की जो फोरकास्ट है 5 दिन के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ज्यादातर दिन है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम। पौड़ी में मौसम का मिजाज बदला है। लगातार सुबह से यहां पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था बारिश को लेकर। बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को गर्मी से निजात मिली है। तापमान में भी भारी गिरावट आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको पौड़ी से हम बता दें, जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। बारिश को लेकर पहले से ही अलर्ट भी जारी किया गया था और आज सुबह से लगातार यहां पर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। तो लोगों को गर्मी से निजात मिली है बारिश होने की वजह से, लेकिन लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। पौड़ी में मौसम का मिजाज बदला है। सुबह से बारिश हो रही है पौड़ी में। लगातार सुबह से पौड़ी में बारिश हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार पर सुबह से लगातार हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दी है, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय निवासियों की मुसीबत भी बढ़ गई है। हर साल की तरह इस बार भी निगम प्रशासन का दावा झूठा साबित हो रहा। एक ओर सही ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से पानी सड़कों पर बह रहा, तो दूसरी ओर लोग खुद दुकान की तरफ आ रहे पानी को निकालने के लिए मजबूर हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब बरसात के मौसम में लोगों को इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी हो। कमोबेश यही हालात हर साल रहते हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से पानी भर चुका है। बारिश आने की वजह से ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरह से फेल हुआ है। उत्तराखंड में लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने जहां नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया, तो वहीं आए दिन कोई ना कोई अप्रिय घटना देखने को मिल रही है, जिसके चलते कोटद्वार की मालनी नदी में एक युवक डूब गया। सूचना की बात मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम
राहत बचाव कार्य में जुट गई, लेकिन अंधेरा और मौसम खराब होने की वजह से युवक के शव की तलाश नहीं हो सकी। वहीं दिन निकलते ही एसडीआरएफ की टीम फिर से युवक की तलाश करने में नदी में उतरी और कई घंटों की मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से निकाला जा सका। तो कोटद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी में एक युवक के डूबने की जानकारी भी मिली। लगातार युवक को ढूंढने का प्रयास किया गया और कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बरामद किया गया नदी से। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू करते हुए युवक का शव नदी से एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया है। तो नदी में डूबने से इस युवक की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हम। कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला गया है। नदी में गिरने से युवक की मौत हुई है। तो कोटद्वार से एक खबर, जहां पर बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर युवक का रेस्क्यू किया, लेकिन युवक के शव को निकाला जा सका है। पानी बढ़ने से युवक नदी में डूब गया था। रुड़की नगर निगम के पास स्थित राजकीय उद्योगशाला के भवन की हालत बेहद खराब हो गई है, जिससे कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और कर्मचारी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। जिम्मेदार अधिकारी बजट का रूना रोकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आपको बता दें कि नगर निगम रुड़की के सामने स्थित राजकीय उद्योगशाला के भवन की हालत बद से बदतर हो गई है। बहुत ज्यादा पुराना होने के कारण हालत काफी खराब हो चुके हैं। जिम्मेदार अधिकारी इसकी मरम्मत तक कराने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, जबकि हर 4 महीने में तकरीबन 5 लाख रुपए का बजट इसका आता है, लेकिन अधिकारी इस बजट को कम बताकर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से राजकीय उद्योगशाला भवन बदहाली के आंसू रो रहा है और ऐसे में इसकी हालत जर्जर है। जो कर्मचारी हैं वो डर के साए में काम करने को मजबूर हो रहे हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इसकी मरम्मत या फिर इसे ठीक करवाने की जहमत कोई भी अधिकारी नहीं उठा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जर्जर हालत में ये भवन है और कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थिति बेहद नाजुक है इस भवन की। कर्मचारियों को डर है कि कहीं कोई बड़ा हादसा उनके साथ ना हो जाए। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवक ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल 2 मई को पीड़ित व्यक्ति की नाबालिग बेटी की मौत हो गई थी, जिसमें उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद पड़ोस के ही युवक पर हत्या, बलात्कार और पॉक्सो की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया था। लेकिन आरोपी की 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। प्रिंस जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रिंस, इस मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है? जी बिल्कुल पराग, आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर जो
पीड़ित है उसने प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता करके न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि हमने पुलिस के अधिकारियों से मिलने की बात की तो अभी पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि अभी इस पूरे प्रकरण पर जो आरोपी था वो फिलहाल फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर बात की जाए तो जो पीड़ित है उसका यही कहना है कि इस प्रकरण को 2.5 महीने 3 महीने तकरीबन बीत चुके हैं और अभी तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल पाया है और बेटी जो है वो बेटी को न्याय नहीं मिल पाया और न्याय की गुहार लगाते हुए साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले, जिसको लेकर आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि जो इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ था, मुकदमा भी तकरीबन 1 महीने बाद दर्ज हुआ था उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद। तो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस हो सकता है दबाव में हो इसको लेकर, लेकिन न्याय की उन्हें पूरी आस है और उच्च अधिकारियों से उन्होंने इसमें गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को न्याय मिले। जी पराग। बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस, जानकारी और बातचीत के लिए। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही, बने रहिए।